नमस्कार साथियों, मैं संदीप राव एक बार फिर से स्टडी विद संदीप राव के साथ साथ में मिलकर अध्ययन करेंगे। आज हम लोग मृदा संरचना पर अध्ययन करेंगे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बिना कुछ देरी लगाए हम लोग अध्ययन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मृदा संरचना के बारे में, यानी मृदा मिट्टी कैसे कैसे बनी। ठीक, तो यह देखने को मिलता है सबसे पहले दोस्तों प्लीस्टोसीन युग से ही नदियों द्वारा मृदा का निक्षेपण धीरे धीरे किया जाता रहा। ठीक है दोस्तों, प्लीस्टोसीन युग से ही नदियों के द्वारा मृदा का निक्षेपण धीरे धीरे समय अंतराल बीतते समय निक्षेपण किया जाता रहा। कैसे दोस्तों? जैसे गंगा यमुना का मैदान, ठीक है, गंगा यमुना का मैदान। तो दोस्तों प्राचीन समय के पहले से ही उत्तरी भारत में यह देखने को मिलता था दोस्तों कि जितना बड़ा गंगा का क्षेत्र, गंगा का मैदान आज है, वो एक समय पहले ये गहरी खाई हुआ करती थी। एक समय पहले दोस्तों गहरी खाई हुआ करती थी और उसी के सटे हुए जो प्रेजेंट टाइम में हिमालय श्रेणी, शिवालय की और जितने भी चट्टान नेपाल और उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लगे हुए हैं सब थे। फिर लगभग हर कोई जानता है दोस्तों कि नदियों का उद्गम पर्वत श्रृंखलाओं से ही होता है। ऐसे ही गंगा यमुना नदी का ही उद्गम पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा ही हुआ। ठीक, पर्वतों पर बर्फ 12 महीने 24 घंटा 7 दिन 12 महीने 365 दिन जमे रहते हैं। वो धीरे धीरे बर्फ पिघल कर वही पानी नदियों के रूप में बहते हुए सरफेस पे आती है। तो धीरे धीरे आती गई, नदी का पानी बहता गया और इस गहरी खाई में पानी का जमाव होता गया। ये गहरी खाई भर गई और आगे पानी ये बहता गया और एक छोर पे आके यहाँ बंगाल की खाड़ी में आके यहाँ सागर में मिल गया। ठीक है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे हजारों नहीं लाखों साल बीत गए और नदियों का यह फीचर है कि अपने साथ बहते हुए पानी में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लाके यहाँ इस गहरी खाई में जमा करती गई दोस्तों। इस गहरी खाई में जमा करती गई और लाखों मिलियन साल बीतता गया। धीरे धीरे यह गहरी खाई भरता गया नदियों के निक्षेपण से, नदियों द्वारा पर्वत श्रृंखलाओं से
लाए गए कंकड़ पत्थर धीरे धीरे इस गहरी खाई में भरता गया और ये पहले गंगा का ये जो इतना चौड़ा नदी हुआ करता था, अब धीरे धीरे सिमट के एक छोटा सा धारा के रूप में अब हो गया, जो प्रेजेंट टाइम में गंगा नदी को बहते हुए देखा जाता है। हम लोग हर कोई जानते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये निक्षेपण धीरे धीरे इकट्ठा हो गया, फिर ये लाखों मिलियन साल बीतते बीतते ये क्या हो गया, ये गंगा यमुना का मैदान हो गया, ठीक। यही पर्वत श्रृंखलाओं से गंगा नदी भी निकलती है और इसी पर्वत श्रृंखलाओं से ही यमुना नदी का भी उद्गम होता है। दोनों नदियाँ अपने साथ निक्षेपों का बहाव ले आकर जमा करके ये उत्तर भारत का ये जितना भी गंगा का मैदान है नदियों के द्वारा ही बनाया गया दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा ये। तो इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि नदियों द्वारा कैसे निक्षेप लाया जाता है और कैसे गंगा का मैदान, कैसे गंगा का मैदान का निर्माण कार्य कैसे पूरा हुआ, ठीक। लाखों मिलियन साल बीतते कैसे गंगा और यमुना का मैदान, सॉरी दोस्तों ये कहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ होना चाहिए, गंगा और यमुना, ठीक, का मैदान निर्माण कार्य कैसे पूरा हुआ, मैंने यहाँ समझा दिया दोस्तों। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सेकेंड क्या है, गंगा यमुना के मैदान में मुक्ता पाई जाती है। सेकेंड, गंगा यमुना के मैदान में मुक्ता पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? तो इसमें पाई जाती है नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा, ठीक है दोस्तों। गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वो मुख्यतः पाई जाती है, क्या पाई जाती है? नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा। दोस्तों यहाँ मैंने एक गहरी खाई को बना के मैंने समझाया था, ठीक है दोस्तों। नदियों के द्वारा लाया गया ये जो निक्षेपण था, ठीक दोस्तों, ये निक्षेपण जमा होते होते यही मृदा, यही कंकड़ पत्थर धीरे धीरे लाखों मिलियन साल बीतते यही कंकड़ पत्थर सड़ के एक उपजाऊ मिट्टी के रूप में ये बन गई। तो दोस्तों उम्मीद हम कर रहे हैं कि समझ में आ सकता है, आ जाएगा आप लोग को। तो गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः नवीन और प्राचीन, क्योंकि दोस्तों ये नवीन और प्राचीन कैसे दोनों एक साथ आ गया, यहाँ पहले वाले पॉइंट में हमने बताया कि प्लीस्टोसीन युग से
प्लीस्टोसीन युग से ही नदियाँ बहती हुई चली आ रही हैं। आज भी नदियाँ बहती हुई चली आ रही हैं। न जाने कितने साल तक, अरबों खरबों साल तक ये नदियाँ उम्मीद है कि बहती चली जाएंगी। तो प्लीस्टोसीन युग में ही जो निक्षेपण नदियों के द्वारा लाया गया था वो तो जमा है, ठीक। उसके बाद भी आज भी तो नदियाँ पर्वत श्रृंखलाओं से होती हुई आ रही हैं। आज भी तो कुछ न कुछ बालू कंकड़ पत्थर लेके आ रही हैं, जिसको हम लोग निकाल कर अपने घरों को बनाने में, बिल्डिंग बनाने में बालू और मोरंग का यूज करते हैं। वही सब तो है ना दोस्तों। आज भी तो कंकड़ पत्थर लेके आ रही हैं। तो दोनों मिट्टियों को मिलाकर ही ये नवीन मृदा और प्राचीन जलोढ़ मृदा दोनों को मिला के ये यूज किया जा रहा है दोस्तों। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नवीन व पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। नवीन व पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है, ठीक। नवीन व पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? तो इसका सवाल यह हो जाएगा दोस्तों, खादर व बांगर, ठीक है दोस्तों। नवीन और प्राचीन, पुरानी दोस्तों, प्राचीन, ठीक। नवीन व प्राचीन, नई व पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है दोस्तों? खादर कहा जाता है और बांगर कहा जाता है। लगभग ये गांव से संबंधित हर कोई जानता है कि खादर किसको कहते हैं, बांगर किसको कहते हैं। और इसमें हमें नहीं लगता कि और ज़्यादा इसको डीपली समझाने की ज़रूरत है कि दोस्तों कि खादर क्या है, बांगर क्या है, ठीक है। फिर देखते हैं स्थानीय भाषा में जलोढ़ बलुआ मटियार का क्या नाम दिया गया, ठीक है। स्थानीय भाषा में लोगों द्वारा जलोढ़, अरे दोस्तों जल्दीबाजी ना करें, जलोढ़ बलुआ तथा मटियार या मटियार दोमट को, या मटियार दोमट, मटियार या मटियार दोमट, ठीक, कहा जाता है। दोमट को कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, ठीक है। स्थानीय भाषा में लोगों द्वारा जलोढ़, ठीक, बलुआ, मटियार या मटियार दोमट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर, ठीक। इसी को ही खादर मृदा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी को ही खादर मृदा कहा जाता है। खादर इसी को कहा जाता है, किसको? जलोढ़, जल द्वारा लाई गई निक्षेपण को, जिसमें बालू भी हो सकते हैं, थोड़ा सा मटियार भी हो सकता है, थोड़ा सा मटियार दोमट भी हो सकता है। शुरू में चट्टानों द्वारा आएंगी बालू ही, कंकड़ पत्थर ही, कंकड़ पत्थर नीचे 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 जमते 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 धीरे धीरे मतलब सड़ेंगे, सड़ते सड़ते वो मिट्टी बन के दोमट उपजाऊ मिट्टी बन जाएगी दोस्तों, ठीक है।
उसी को ही खाद्य मृदा कहा जाता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट में स्थानीय भाषा में स्थानीय भाषा में स्थानीय स्थानीय भाषा में स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़ पुरानी जलोढ़ जलोढ़ उपहार आदि को कहा जाता है। उपहार उपहार या दोमट दोमट आदि को कहा जाता है। दोमट को कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है। तो क्या स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़ उपहार या दोमट आदि मृदा को क्या कहा जाता है दोस्तों? अब यहाँ जलोढ़ मृदा तो समझ में आ गया। उपहार क्या है? उपहार मृदा दोस्तों नदियों द्वारा जो सबसे पहले मिट्टी लाई गई, नीचे जम गई, उसके बाद लाई गई, वो उसके ऊपर जम गई, उसके बाद उसके ऊपर, फिर उसके बाद ऊपर, ऐसे जो नीचे वाली मिट्टी है वो धीरे धीरे दोमट में तब्दील हो जाएगी। ऊपर वाली जो कंकड़ पत्थर है वो नवीन होने के नाते नई होने के नाते अब अभी वो कंकड़ पत्थर ही रह गया, बालू और मोरंग ही रह गया। ठीक है ना? तो उसको उसी को ही उपहार मतलब ऊपर का हार होने की वजह से उसी को ही उपहार कहा गया। तो ये हो गया। और उसी उपहार में दोस्तों अगर ये चट्टान है, हिमालय पर्वत चट्टान है, पत्थर है, इस पत्थर में कुछ भी नहीं होगा, कोई भी फसल नहीं होगा। चट्टान है, पर्वतशिला है, चट्टान है, यहाँ सिर्फ बर्फ ही जमा होगा। अगर बर्फ ना भी होगा तो उस पत्थर पे कोई भी खेती नहीं होगा दोस्तों। लेकिन प्रकृति द्वारा हम लोगों को यह वरदान साबित हो गया कि इसी चट्टान से नदियाँ छोटे छोटे बालू मोरों को ला ला के यहाँ इकट्ठा करके इसी बालू मोरंग में दोस्तों इसी बालू मोरंग में हम लोग क्या उपजाते हैं? सोना उपजाते हैं दोस्तों। सोना इसी चट्टानों से नदियों द्वारा ला के ये बालू मोरंग को इकट्ठा कर करके इसी बालू मोरंग में क्या उपजाते हैं दोस्तों? सोना। वो कैसा सोना है दोस्तों? कैसा सोना? वो बहुत अच्छा सोना है दोस्तों, जो खाया जाता है, बहुत टेस्टी होता है। उस सोने का नाम क्या है? जब खूब गर्मी होती है तो उसमें क्या मज़ेदार बातें होती हैं? खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, ठीक, और भी सब्जियां होती है, नेनुआ, तरोई इत्यादि। खूब गर्मियाँ होती, इन्हीं सब वेजिटेबल्स के द्वारा ही हमारे बॉडी में गर्मियाँ कंट्रोल करने के लिए एनर्जी मिलती है दोस्तों। अगर सोचो ये बलुआ मिट्टी ना होता तो हम लोग को इतना टेस्टी, इतना अच्छा खीरा, ककड़ी, तरबूजा और दोमट मिट्टी में तो नहीं होगा।
चट्टानों में तो नहीं होगा, पथरीली मिट्टी में नहीं होगा, लेकिन इस बलुई मिट्टी का ये वरदान है, जिसी में खीरा ककड़ी और सब मतलब वेजिटेबल्स और सलाद का फसल होता है। दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आएंगे भविष्य में दोस्तों, और साथ में मिलकर पढ़ाई किया जाएगा और इंजॉय किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक मतलब देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, जलोढ़ मृदा को जलोढ़ दोस्तों, थोड़ा लिखावट बहुत खराब है मेरा, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना की पोटास व चूना की अधिकता होती है, लेकिन कमी होती है, कमी भी होती है। क्या कमी होती है दोस्तों? ठीक, यह देखा गया जलोढ़ मृदा में पोटास चूना की अधिकता होती है। पोटास भी खूब भरपूर में पाया जाता है, चूना पत्थर भी पाया जाता है, लेकिन कमी रह जाती है। किस चीज की कमी रह जाती है दोस्तों? उसमें फास्फोरस की कमी रह जाती है, नाइट्रोजन की कमी रह जाती है, और भी जैव तत्व की कमी रह जाती है। और भी जैविक तत्व की कमी रह जाती है, जिससे वह ऊसर या बांगर या कलहर या रे हो जाता है। ठीक है, ऊसर बांगर हो जाता है। ठीक, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास चूना की अधिकता होती है, ठीक, लेकिन कमी भी रह जाती है, कमी भी रह जाती है। क्या कमी रह जाती है? तो वो होगा आंसर, फास्फोरस की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी रहती है, और भी जैविक तत्व। ठीक, फास्फोरस नाइट्रोजन दोस्तों, ये और ये जैव तत्व, ये जो कमी रह जाती, ये कमी कहाँ से पूरा होगा? ये कमी पूरा होगा कंपोस्ट खाद से। ये कमी कंपोस्ट खाद से पूरा होता है दोस्तों। कंपोस्ट खाद में जानवरों के मल मूत्र को सड़ा के उसको बनाया जाता है, या तो वो कैसे बन सकता है? या तो प्राकृतिक रूप से प्लांट एनिमल लिखने जा रहा था दोस्तों, लेकिन जानवर लिख देंगे, जानवर। ठीक, प्लांट व जानवर प्राकृतिक रूप से यदि ये डीके हो जाते हैं, डेड होके डीके हो जाते हैं, मर के गिर के सड़ जाते हैं, मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं, तो इनके सड़ने से मिट्टी में जैविकता आ जाती है।
नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, प्लांट से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि प्लांट लोग नाइट्रोजन कुछ तो हवा में, हमारे एयर में नाइट्रोजन की अधिकता है। प्लांट लोग क्या करते हैं, एयर से ही नाइट्रोजन को खींच लेते हैं अपना भोजन वगैरह बना के, ठीक। फिर अब इसी प्लांट को जब इस मिट्टी में सड़ जाएगा तो मिट्टी में भी नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक। फास्फोरस भी इसी सड़े हुए कंपोस्ट से आ जाएगा और जैविक तत्व भी पूरा हो जाएगा। एनिमल जानवरों की वेस्ट मटेरियल से या जानवरों के डेथ होके सड़ जाने से, डिके हो जाने से ये सारा कमी जो है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों कि ये कमी क्यों रह जाती है, ये कमी क्यों रह जाती है, ये कमी क्यों रह जाती है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, नदियों द्वारा अपने साथ मिट्टी तो लाया नहीं जाता, कंकड़ पत्थर ही लाया जाता है। कंकड़ पत्थर में, चट्टानों में ज़्यादातर चूना पोटास ही पाए जाते हैं, कंकड़ पत्थर में ज़्यादातर चूना पोटास ही पाए जाते हैं। तो स्वाभाविक से है इस जलोढ़ मृदा में, इस जलोढ़ बलुआ दोमट क्या कहते हैं इसको, बालू मोहरा में पोटास ही ज़्यादा पाया जाता है, पोटास चूना ही ज़्यादा पाया जाएगा। जैविक तत्व तो चट्टानों में ज़्यादा कुछ रहते नहीं हैं, ठीक ना। तो इसी वजह से नाइट्रोजन का, पोटास का और जैविक तत्व की कमियां रह जाती हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कंटेंट है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिएगा, धीरे धीरे सब कुछ होता है दोस्तों। चैनल की अभी शुरुआत है, एक साथ अचानक कुछ नहीं हो जाता। मुकाम पर पहुंचने के लिए एक एक सीढ़ी आगे चलना पड़ता है। नेक्स्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या देने जा रहे हैं, गंगा यमुना के मैदान में कहीं कहीं भी, गंगा यमुना के मैदान में कहीं कहीं क्या क्या देखने को मिलता है, लवणीय या क्षारीय मृदा भी देखने को मिलता है। लवणीय या क्षारीय मृदा को भी देखने को मिलता है। दोस्तों राइटिंग मेरा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोग को, देखने को मिलता है दोस्तों। धीरे धीरे राइटिंग में भी सुधार आ जाएगा। देखने को मिलता है, ठीक है। जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं क्या कहते हैं, क्वेश्चन आ गया, क्या कहते हैं जिसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं। तो उसे सामान्य भाषा में ऊसर बंजर और कल्लर या रे, कल्लर या दोस्तों कल्लर या रे, ठीक। ऊसर, बंजर,
कल्लर या रे कहा जाता है। फिर इसको देख लेते हैं समझ समझ के। गंगा यमुना के मैदान में लवड़िए छाड़िए मृदा को भी देखने को मिलता है, ठीक, जिसे सामान्य भाषा में ऊसर बांगर बंजर कहा जाता है। ठीक है, ऊसर बंजर ऐसी मिट्टी होती है, ऊसर बंजर एक ऐसी मिट्टी होती है जो उपजाऊ बहुत कम होती है, उपजाऊ बहुत कम होती है। और कल्लड़ या रे में भी उपजाऊ मिट्टी बहुत कम होती है। तो उसके लिए वही हमने आपसे बताया कि पिछले वाले क्वेश्चन में जो कमी रह जाती है, जो कमी रह जाती है वो फास्फोरस की और नाइट्रोजन और जैविक तत्व की। दोस्तों थोड़ा अच्छे से लिख दूं ताकि समझ में आ जाए। कमी रह जाती है फास्फोरस और नाइट्रोजन और जैविक तत्व की। ठीक, ऊसर बांगर क्यों हो जाता है? ऊसर बांगर को बंजर को कल्लड़ को रे को क्यों इतना हल्के में लिया जाता है? क्योंकि इसमें फास्फोरस की कमी होती है। फास्फोरस तो इसमें होता ही नहीं, नाइट्रोजन तो इसमें होता ही नहीं और जैविक तत्व भी नहीं होता। इन्हीं तत्वों की कमी की वजह से ऐसे मिट्टी जिनमें इन तत्वों की कमी हो जाती है उन्हें ऊसर बंजर कल्लड़ रे कहते हैं। ठीक है, लगभग सब सेम ही है। ऊसर में भी मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, बंजर भी वैसे होता है, कल्लड़ रे सब लगभग सेम ही, थोड़ा थोड़ा अंतर है उसमें। कहीं पे लाल मिट्टी, कहीं पे कुछ ऐसे होता है। लेकिन अब इतना भी नहीं है कि अब इसमें कुछ ना हो। पहले तो कुछ नहीं होता था दोस्तों, लेकिन अब नई तकनीकों के द्वारा ऊसर को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। बंजर में भी नई तकनीक द्वारा फसल उगाया जा सकता है। इन सब में भी नई तकनीक द्वारा फसल उगाने का काम जारी है। अब कहने के लिए ना तो ऊसर रह जाता है, ना तो बंजर रह जाता है। नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से सब काम आसान हो गया है और कोई चीज़ असंभव नहीं है। वहाँ भी नए हाइब्रिड प्रजाति के फसल दोस्तों उगाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मैदानी क्षेत्रों में कुछ मात्रा में क्या होता है दोस्तों? मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा भी देखने को मिलती है।
मिलती है, मिलती है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में ही कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा को भी देखने मिलती है। मरुस्थल मीन्स दोस्तों, मरुस्थल मीन्स होता है रेगिस्तान, बालू बालू। ठीक है, तो मोरा मोरा बालू बालू मतलब रेगिस्तान, तो रेगिस्तान देखने को मिलती है। तो जैसे यह रेगिस्तान कहाँ पे पाया जाता है? मथुरा, मथुरा और आगरा और आदि जिलों में, मथुरा आगरा आदि जिलों में। चूँकि हम, हाँ, चूँकि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि मथुरा का नाम तो ले लिया गया, आगरा का नाम ले लिया गया, इत्यादि छोटे छोटे जिलों का नाम ले लिया गया जहाँ थोड़ी सी मात्रा में रेगिस्तान या मरुस्थल पाया जाता है। तो इतने बड़े भाग में राजस्थान एक स्टेट है, राजस्थान, राजस्थान एक राज्य है। ठीक, फिर सहारा, सहारा मरुस्थल, मरुस्थल विश्व विख्यात, विश्वविख्यात जगह है, जगह है। ठीक, राजस्थान राज्य, दूसरा सहारा मरुस्थल विश्वविख्यात जगह, इन दोनों का नाम मैंने क्यों नहीं लिया? तो इसका जवाब है दोस्तों, ये क्लास यूपी जीके की चल रही है, यूपी जीके की, जबकि ये क्वेश्चन, ये जवाब आ जाएगा ये यूपी जीके से बाहर, ये सेंट्रल जीके मतलब ऑल इंडिया जीके जब ये पढ़ोगे तब ये वहाँ पे आ जाएगा। जानकारी के लिए, जानकारी में रखो, सबसे बड़ा उदाहरण मरुस्थल का तो राजस्थान है मतलब भारत में, और विश्व में सबसे बड़ा उदाहरण है जो सहारा मरुस्थल है। ठीक है, तो ये दोनों इंटरनेशनल जीके, नेशनल जीके में जाएंगे, और मथुरा, आगरा और इत्यादि छोटे छोटे जो जिले हैं ये यूपी जीके से रिलेटेड हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों इन दोनों का जिक्र करके बता दिया ताकि कंफ्यूजन दूर रहे। ठीक है दोस्तों, कृपया चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जो आप लोग के लिए है, वो धैर्य रखिएगा दोस्तों, धैर्य रखिएगा। मेरे पास आप लोग के लिए बहुत कुछ देने के लिए है, लेकिन थोड़ा समय के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखते हैं दोस्तों? नेक्स्ट टॉपिक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है क्या दोस्तों? क्या मिलती है? क्या मिलती है? आप ही बताओ क्या मिलती है। तो हमें ज़्यादातर उम्मीद है कि आपको हो सकता है पता है, आप लोग जानते हैं। अगर ना भी जानते हैं तो दोस्तों, ना भी जानते हैं तो मैं तो आपको बताने के लिए हूँ। क्या मिलती है? काली मिट्टी, काली मृदा या मिट्टी। ठीक है, क्या मिलती है? काली मृदा या काली मिट्टी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
जैसे बुंदेलखंड में अधिकतर क्या देखने मिलती है? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी के बारे में ज़्यादा अभी डीपली नहीं जाएंगे। आगे आगे काली मिट्टी को डीपली समझाने का टॉपिक आएगा, वहाँ हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट है रेंगुर। करेल व कपास। रेंगुर, करेल व कपास मृदा का नाम जाना जाता है। ठीक है, रेंगुर, करेल, कपास मृदा का नाम जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है इसका? ठीक, तो वही जवाब दोस्तों, काली मृदा को ही रेंगुर, करेल व कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, रेंगुर, करेल, कपास मृदा को काली मिट्टी ही कहा जाता है। ठीक, या काली मिट्टी को ही रेंगुर मिट्टी, करेल मिट्टी, कपास की मिट्टी, ठीक, मृदा, इसी को ही कहा जाता है। कहीं कहीं जगहों पर उम्मीद होगा आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट, लाल मृदा परवा व पड़वा स्पेलिंग ठीक कर लूँ दोस्तों, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं वैसा। ठीक, लाल मृदा कॉमा परवा या पड़वा मार या मार या राकर व भोंड मृदा पाई जाती है। ठीक है, कहाँ? तो आंसर है इसका, ठीक, लाल मृदा परवा या पड़वा मार अलग हो जाएगा। ये दोनों ये एक साथ, ठीक, लाल मिट्टी परवा या पड़वा मिट्टी, मार व माड़ मिट्टी, राकर या राकड़। कुछ आप लोग समझ आ रहे इसमें? ये दोस्तों स्थानीय भाषा है, लोकल भाषा में। जैसे कुछ लोग परवा कहते हैं,
वहीं उन्हीं के परिवार में, उन्हीं के मोहल्ले में, उन्हीं के गांव में, उन्हीं के क्षेत्र में कुछ लोग पड़वा कहते हैं। ठीक है, स्थानीय भाषा होने की वजह से एक ही मिट्टी को दो नाम पड़ गया। ठीक, या कुछ लोग मार मृदा, या वहीं भी कुछ लोग के मुंह से, वहीं भी कुछ लोग के मुंह से मार, माँ में रा निकल गया, भार नहीं मार है। मार मृदा। ठीक है, ये लोगों के द्वारा मुंह से निकली हुई लोकल भाषा की वजह से ये अलग अलग नाम निकला पड़ा दोस्तों। तो ये किस जगह पाई जाती है? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य में सबसे अधिक शुष्क, राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र है। तो वो कहाँ पे? तो उसका हो जाएगा, उसका भी वही जगह हो जाएगा, बुंदेलखंड में ही। ठीक है, बुंदेलखंड में ही हो जाएगा। ठीक, राज्य में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शुष्क खेती, मतलब वहाँ पानी ना के बराबर होता है, लेकिन बहुत कम, मतलब सबसे कम पानी होता है बुंदेलखंड में, तो वहाँ सबसे शुष्क खेती माना जाता है। नेक्स्ट है, प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन, प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन, अपरदन होता है। कहाँ होता है दोस्तों? वो कैसे? प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है दोस्तों, कैसे? जल से। हाँ दोस्तों, अब ये टॉपिक थोड़ा डीपली समझाने लायक है दोस्तों, इसको फिर से बता देते हैं। ये थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक, समझने, गहराई से समझने लायक टॉपिक है। फिर से देखते हैं दोस्तों इसको। प्रदेश, अब यहाँ इसको राइटिंग बना के लिख दूँ। प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। ठीक, प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है, कैसे? तो इसका जवाब है जल से। बात पलट गई दोस्तों, बात पलट गई। अब यहाँ पे बात पलट गई। अभी मैंने क्लास के शुरुआत में ही मैंने आपसे बताया था कि गंगा का मैदान, 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 गंगा का मैदान
मौजूदा गंगा का मैदान एक गहरी खाई हुआ करता था, जो 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 नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपों से बना। यह खाई धीरे 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 बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आज समतल मैदान का निर्माण हो गया, अच्छी सुंदर उपजाऊ मिट्टी हो गई। ठीक, बात समझ में आ गई, लेकिन बात पलट गई। यही जल जैसे कहते ना, मित्र तो वही है जिसका नाम क्या है, क्या नाम रखो, सोनू। ठीक, सोनू नहीं, गोलू रख देते हैं, गोलू। मित्र तो वही है, लेकिन इसकी क्या है, इसकी विशेषता बदल गई। ये पहले अच्छा काम करता था, अच्छा काम करते 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 वो एक समय आया कि ये गोलू बुरा नहीं है दोस्तों, गोलू नहीं बुरा है दोस्तों, गोलू अच्छा लड़का है, अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा काम करता है, गोलू बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अच्छा काम करते 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 वही अच्छा काम, एक समय आया, समय ने उस अच्छे काम को, दोस्तों अच्छे को यहाँ पॉजिटिव बना देते हैं। गोलू बहुत ही पॉजिटिव सोच रखता, पॉजिटिव काम करते करते समय ने करवट फेरा, उसको नेगेटिव बना दिया। ठीक, वही अच्छी बातें जो बचपन में तुमको अच्छी बातें लगती थी, वही अच्छी बातें अब कड़वी लगने लगी। ये सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। वही गंगा की मैदान, वही गंगा यमुना नदियाँ निक्षेपों को ला ला के इतने बड़े मैदान का निर्माण की। वही गंगा यमुना आज बह रही हैं, और इन्हीं मैदानों से मिट्टी कटा कटा के मिट्टी का अपरदन करके ले जा रही अपने साथ। कहाँ ले जा रही हैं? बंगाल की खाड़ी में, सागर में। कहाँ ले जा रही है दोस्तों? सागर में, बंगाल की खाड़ी में मृदा का अपरदन हो रहा है, अपरदन हो रहा है। समझ में आ गया दोस्तों? यही नदियाँ एक समय था कि इतने बड़े गहरी खाई को भर कर गंगा का मैदान बना दी। यही नदियाँ प्लास्टिनो युग से बहती हुई आज भी वही नदियाँ बह रही हैं, लेकिन विशेषता बदल रहा है। विशेषता बदलने की वजह से अब ये निक्षेपण के जगह पे अपरदन। एक समय था गंगा यमुना नदियाँ निक्षेपण किया करती थी। ठीक, आज एक समय आ गया, यही गंगा यमुना नदियाँ अपरदन करने का काम शुरू कर दिए। दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है किस वजह से? जल की वजह से। थोड़ा सा अपरदन हो जाता है तेज हवाओं के धूल मिट्टी की वजह से, लेकिन धूल मिट्टी एक ना के बराबर, लेकिन जल से ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। चीज़ें वही हैं, नदियाँ वही हैं, निक्षेप करके बनाई, अब उसी को काट के ले जा रही अपने साथ, अपरदन कर रही। यहाँ एक सवाल और होगा आपका दोस्तों, कि वही नदियाँ, जब आपके मन में एक क्यूरियोसिटी आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा? वही नदियाँ
उसी उद्गम स्थान से बह रही हैं, तो आज भी तो वहाँ से निक्षेपों को लेके आ रही हैं। बालू कंकड़ मिट्टी तो नहीं, बालू कंकड़ पत्थर को, मोरंग को, वालों को वहीं से आज भी तो लेके आ रही हैं। तो वो कहाँ जाता है? तो उसका आंसर है दोस्तों, उस बालू को, उस मोरंग को हम लोग नदियों के पास से निकाल के बेच देते हैं, खरीद लेते हैं, लाके बड़े बड़े बिल्डिंग को बनाते हैं, घरों को बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन की यूज़ में लाते हैं। तो नदियों के द्वारा लाई गई ज़्यादा से ज़्यादा बालू मोरंग तो हम लोग यहाँ यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से लाई गई निक्षेप, ठीक, कंकड़ पत्थर बालू मोरंग, तो हम लोग कुछ तो गवर्नमेंट के परमिशन से और कुछ अवैध रूप से ले आके अपने यूज में ले रहे हैं। नदियों में कुछ खास बच नहीं रहा है। ठीक, तो नदियाँ क्या कर रही हैं? देखो, यहाँ से बालू मोरंग पत्थर यहाँ ले आएंगे, इलाहाबाद में, बनारस में, पटना में, और मतलब जगह जगह पे नदियों के आसपास में। ठीक, तो ढेर सारा बालू का यहाँ पे इकट्ठा हो रहा। अब यहीं से ही बालू को बिल्डरों द्वारा, ठेकेदारों द्वारा ले जाके बेच दिया जा रहा। अब यहाँ से नदियाँ आगे जब बहेंगी, उत्तराखंड से चलेंगी और उत्तराखंड से ही उसके बाद से ही ठेकेदारों द्वारा बालू मोरंग का निष्कासन शुरू हो जाए, निकालते 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 फिर आगे चल के नदियों के पास निक्षेप के रूप में कुछ नहीं बचता, तो क्या करती हैं? मिट्टी को ही काटना शुरू कर देती हैं, मिट्टी को अपने ही साथ ही बहा कर ले जा रही हैं, ले जा रही हैं, ले जा रही हैं। ठीक, अपने साथ मिट्टी का ही अपरदन करके ले जा रही हैं। ठीक, तो दोस्तों, मेरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज हम यहीं पर ही टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कृपया करके शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट, लिखावट और मुँह से बोली गई वाणी के बारे में आपका कुछ सजेशन मैं लेना चाहूँगा, तो वो कमेंट में ज़रूर दे दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।